माँ, तुम ऐसी क्यों हो? विजय बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो खुद तो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे तो वो अपना सब काम खुद कर लेती थी, पर फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विजय के बेटे अनिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विजय की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, अगर आप उनके सामने रहोगे तो वो मुझे चिढ़ाएंगे, अनिल ने अपनी दादी को जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अनिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विजय की पत्नी रमा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अनिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों को शर्मिंदा करती रहती हैं, रमा ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी गायत्री जी चुपचाप उठकर बड़ी मुश्किल से ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, परंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। उनका बेटा विजय साथ वाले कमरे में बैठा सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो बेबस था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरा ये कि उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। एक रात विजय की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी, अपनी देशी धुंधारा में उनसे मिली तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, ये बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। तो मैंने कह दिया कि हमारी कोई दूर की रिश्तेदार हैं और यहाँ इलाज करवाने आई हैं। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर विजय को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को गायत्री जी अच्छी तरह से जानती थीं और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। माँ की ऐसी दुर्दशा को देखकर विजय बहुत उदास रहता था। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन गायत्री जी ने अपने बेटे से कहा कि विजय, बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पर माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विजय ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारे इंतजाम कर कर आएंगे ना। रमा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, गायत्री जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विजय जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते समय उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी, जो कि अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विजय बहुत छोटा था
और उसके पिताजी जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। उनके आने की खबर सुनकर पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। कुछ दिन बाद अमेरिका से विजय के डॉक्टर चाचा आ गए। डॉक्टर सोमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। विजय, भाभी क्यों नहीं दिख रही? कहाँ है? डॉक्टर सोमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, रमा ने स्पाट लहजे में उत्तर दिया। लेकिन जब डॉक्टर सोमेश ने विजय की ओर देखा तो विजय ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सोमेश सब समझ गए। बोले कि हम सब लोग कल भाभी जी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे ही दिन सभी लोग गायत्री जी से मिलने गांव वाले घर में पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि गायत्री जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर सोमेश दौड़कर गायत्री जी के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। गायत्री जी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विजय, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सोमेश ने विजय को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, इसमें विजय का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। गायत्री जी ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है ना? डॉक्टर सोमेश ने रमा की ओर व्यंग से देखा। रमा निरुत्तर होकर अपने पति विजय को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विजय, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रमा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने क्या दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सोमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। और भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर सोमेश ने बड़े हक से गायत्री जी से कहा। विजय तो जैसे पत्थर हो गया था। डॉक्टर सोमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विजय को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़कर गया और अपनी माँ गायत्री जी के कदमों से लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विजय ने ज्वालामुखी दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रमा को भी अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गायत्री जी से आंख मिलाए। गायत्री जी ने रमा की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विजय को डांटते हुए कहने लगी कि खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रमा और बच्चों ने गायत्री जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।